आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक और हमारा नया टॉपिक मार्किंग टूल। आज इसका हम अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट कंपनियां इससे क्या क्या चीजें पूछती हैं। आप सीमेंट प्लांट हो गए, है ना, आपने इंडस्ट्री प्लांट हो गए या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट हो गए, बहुत सारे प्लांट में ये सारे टूल्स पूछे जाते हैं क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट आपको काम करना है। गवर्नमेंट जॉब में इससे एमसीक्यू पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। तो बहुत ही टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग कंटिन्यू पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो हम आज की स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्किंग टूल की अगर बात करें, बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट अगर हम पकड़े यहाँ पे, तो जिन टूलों से मार्किंग की जाती है, आपको मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में मार्क करना है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे एक रूम जो है बनाया जाना है, तो उसको किससे मार्क करेंगे? मान लीजिए आप चौक से करेंगे, ब्लू पेंट से मार्क करेंगे या किसी से करेंगे, तो वो आपका मार्किंग हो गया। उसकी लंबाई आपको चेक करनी है कि ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। तो जिस टूल के माध्यम से आप ये डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मार्क कर रहे हैं, उसको मार्किंग टूल बोला जाएगा। ठीक है, तो मार्किंग टूल की जरूरत हमें इसीलिए पड़ती है कि कोई भी ऑपरेशन, कोई भी क्रिया करने से पहले सबसे पहले मार्किंग जरूरी है। क्लियर? आप समझ गए होंगे। मशीन की हम बात करें, किसी मशीन पे मुझे ड्रिलिंग करना है, ठीक है, कोई भी मेरे पास में वर्क पीस है और वर्क पीस पे मुझे ड्रिलिंग करना है, या मान लीजिए मेरे को स्टेप टर्निंग करना है, ठीक है, लेथ मशीन पे करना है, स्टेप टर्निंग करना है, मुझे चूड़ियां काटना है, बोर करना है, किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन मुझे करना है, ठीक है, फाइलिंग करना है, कितना तक मुझे फाइलिंग करना है, मेरे पास में जो जॉब है और जॉब का मान लीजिए 5 है, तो मुझे एग्जैक्ट बताना तो पड़ेगा कि भाई इस पे 2 तक फाइलिंग कर दो, 3 मुझे फाइनल मटेरियल चाहिए, 2 फाइलिंग फाइलिंग कर दो। ठीक है, या फिर मुझे असेंबली लाइन पे कुछ काम करना है, ठीक है, या उसका सेंटर मुझे पॉइंट देखना है, या सर्किल पॉइंट देखना है, या मुझे कुछ एंगल पॉइंट देखना है। तो ये सारे रेफरेंस जो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को बनाने के लिए जो भी टूल यूज किए जाते हैं, उनको हम मार्किंग टूल बोलते हैं। मार्किंग टूल, ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम में ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपको जरूर लगेगा कि ये बेसिक है। जब वहां पे पूछा जाता है कि मार्किंग टूल ये हैं और होल्डिंग टूल फिर कौन से हैं, तब आप कंफ्यूजन होते हैं कि होल्डिंग टूल कौन से हैं और मार्किंग टूल कौन से हैं, या फिर कटिंग टूल कौन से हैं, या मेजरमेंट टूल कौन से हैं। तो आप इनकी वीडियो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पूरा एक एक सीक्वेंस वाइज हमने सेट किया हुआ है, जिससे आगे आपको समझने में, पढ़ने में और आपको कम समय में अच्छा नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो मार्किंग टूल वो टूल होते हैं जिनसे हम मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो वर्कशॉप में हमेशा हमको मार्किंग की जरूरत होगी और मार्किंग करने के लिए हमें सरफेस प्लेट का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो सरफेस प्लेट का भी होना बहुत जरूरी है ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। देखिए, जो सरफेस प्लेट होती है उसकी सरफेस की जो एक्यूरेसी होती है बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, एक्यूरेसी उसकी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हमें कोई भी जब मार्किंग करनी चाहिए तो सरफेस प्लेट का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो मार्किंग टूल को आप समझ गए होंगे कि मार्किंग टूल का क्या कार्य है। ठीक है, मार्किंग टूल का सिंपल सा है, मशीनिंग करने के लिए या फिर कटिंग करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, फाइलिंग करने के लिए, या असेंबली करने से पहले जो लाइन हो गई, सेंटर लाइन होगी, ब्रेथ हो गया, ठीक है, या फिर एंगल हो गया, या कोई रेफरेंस पॉइंट बनाने के लिए हम उनका यूज करते हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्कशॉप के अंदर या किसी इंडस्ट्री के अंदर या प्रोडक्शन लाइन के अंदर हमको मार्किंग करनी जरूरी होती है। ठीक है, तो मार्किंग टूल वो टूल कहलाए जाएंगे जिनसे हम मार्किंग करेंगे, और मार्किंग सबसे पहला हमारा स्टेप है। इंजीनियरिंग में सबसे पहला स्टेप है, चाहे आपका प्रोडक्शन कार्य हो रहा हो, चाहे मेंटेनेंस कार्य हो रहा हो, चाहे कुछ भी कार्य हो रहा हो, आपको पॉइंट तो करना है, मार्किंग तो करना है। ये वाला पॉइंट यहाँ से ये तुमको इसको निकालना है, या इसका सेंटर पॉइंट ये रहेगा, मार्किंग तो करना है। ठीक है, तो मार्किंग टूल को आप समझ गए होंगे, बेसिक मार्किंग टूल आपके ये कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो मार्किंग टूल होते कौन कौन से हैं? ठीक है, आप ये स्क्रीन पे ये मार्किंग टूल का एक लिस्ट देख रहे हैं, ये मार्किंग टूल कहलाए जाते हैं। ठीक है, आप स्क्राइबर देख सकते हैं, डिवाइडर देख सकते हैं। स्क्राइबर लाइन खींचने के काम आता है, डिवाइडर किसी पार्ट को दो भागों में डिवाइड करने के लिए काम आता है,
ऑड लेग कैलिपर हो गया, इसकी एक लेग ऑड होती है, उससे क्या करते हैं कि एक लाइन के समांतर दूसरी लाइन खींचते हैं, यह सेंटर हम लोग करने के लिए कार्य आता है। जेनी कैलिपर हो गया, सेंटर पंच हो गया, प्रिक पंच हो गया, डॉट पंच हो गया, सरफेस गेज हो गया, बी ब्लॉक हो गया, सरफेस प्लेट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनका कार्य भी लिखा है। स्क्राइबर क्या करता है, लाइन खींचने का कार्य करता है। डिवाइडर क्या करता है, वृत्त बनाने के लिए, चाप करने के लिए काम करता है। ऑड लेग है, समांतर रेखाएं खींचने के लिए काम करता है। जेनी कैलिपर है, ये एज पर मार्किंग करने के लिए काम आता है। सेंटर पंच होता है, जो ड्रिल का सेंटर बनाने के लिए कार्य किया जाता है। प्रिक पंच होता है, ये हल्का पॉइंटर होता है, हल्का निशान बनाने के लिए होता है। ठीक है, डॉट पंच हो गया, इसको हम स्थाई बिंदु बनाने के लिए या सेंटर बनाने के लिए यूज करते हैं। एक हमको निशान बनाना है और उसको परमानेंटली बनाना है, स्थायी बनाना है, तो हम उसका यूज करते हैं। सरफेस गेज हो गया, उसको हम हाइट मार्किंग के लिए भी यूज करते हैं। बी ब्लॉक हो गया, राउंड जॉब की मार्किंग करने के लिए बी ब्लॉक, आपने बी ब्लॉक का वीडियो आप देख लीजिए, बी ब्लॉक का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, रेफरेंस सरफेस हो गया, ये हमारा सरफेस प्लेट होता है, इसको हम रेफरेंस सरफेस भी मान सकते हैं, या हम जिसके ऊपर रख के हम कोई भी मार्किंग कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे आपके मार्किंग टूल होते हैं, एक एक का हम अध्ययन करेंगे, बारी बारी से हम एक एक को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट को आप चित्र में इस तरह से देख सकते हैं कि ये आपकी सरफेस प्लेट है। ये सरफेस प्लेट पर आप जॉब और आपका जो मार्किंग टूल्स हैं, ठीक है, कोई भी मेजरमेंट टूल हो गया, कुछ भी टाइप का हो गया, आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप हैमरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हैवी वेट की होती है और इसका जो है सरफेस बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है, किसी तरह का इसमें खुदरापन नहीं होता है। और ये हाई, इसका मटेरियल जो हाई स्ट्रेंथ होती है, इसमें हार्डनेस भी अधिक होती है, स्ट्रेंथ भी अधिक होती है, इसलिए इसका वेट भी अधिक होता है। ठीक है, सरफेस प्लेट अत्यंत समतल होती है, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में समतल बनाई जाती है, मतलब परफेक्ट फ्लैट बोला जाता है। ठीक है, इसको हम रेफरेंस कहते हैं, जिस पर कोई मार्किंग या इंस्पेक्शन किया जाता है। कोई मार्किंग करना है या हमें जांच करनी है किसी भी कंपोनेंट की, किसी भी कंपोनेंट की अगर हमको जांच करनी है तो इस प्लेट पर रख के कर सकते हैं। इसका मटेरियल की अगर हम बात करें कि ये किस मटेरियल की बनाई जाती है, इसका मटेरियल क्या होता है, सरफेस प्लेट का मटेरियल क्या होता है, तो सबसे ज्यादा ये ग्रेनाइट मटेरियल की यूज होती हैं या फिर बनाई जाती हैं। आप अगर अपनी वर्कशॉप में देख रहे हैं तो ग्रेनाइट मटेरियल की आपको मिलेंगी। ठीक है, ग्रेनाइट मटेरियल नहीं होगा तो आपका कास्ट आयरन पक्का होगा। ठीक है, तो ये दो मटेरियल है, ये मैक्सिमम आपको इन मटेरियलों में मिलेगी, या तो ग्रेनाइट की मिलेगी या फिर कास्ट आयरन की मिलेगी। इसका उपयोग क्या क्या है, मार्किंग करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, इस पर रख के मार्किंग कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट कर सकते हैं, हाइट का मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। सरफेस गेज के साथ इस पे काम कर सकते हैं, इस पर रख के सरफेस गेज का भी काम कर सकते हैं। तो सिंपल सा है कि सरफेस प्लेट का हम लोग इस तरह से कार्य कर सकते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो आपका ये होता है कि ये बहुत ही ज्यादा परफेक्टली फ्लैट होती है, और ये इसकी जो मटेरियल है वो ग्रेनाइट होता है या फिर कास्ट आयरन होता है। ये सरफेस प्लेट है। सरफेस प्लेट का चित्र भी आपको देके पूछ लेता है कि इस मार्किंग टूल का नाम बताइए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये हमारा सरफेस प्लेट है। नेक्स्ट है हमारा स्क्राइबर। स्क्राइबर सबसे महत्वपूर्ण टूल है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि ये आपका स्क्राइबर है। स्क्राइबर सिंपल सा, अगर हम बेसिक बात करें तो ये धातु के ऊपर जिस प्लेट है, मान लीजिए मेरे पास में कोई वर्क पीस है, ठीक है, एक प्लेट में से कोई पार्ट मुझे काटना है, तो वहां पे मुझे टेम्परेरी लाइन खींचनी पड़ेगी। तो धातु के ऊपर ये बहुत पतली और स्पष्ट रेखाएं खींचने के लिए कार्य किया जाता है, इसको हम स्क्राइबर कहते हैं। ठीक है, इसका जो मटेरियल होता है वो स्टील रूल के साथ में, देखिए जब मान लीजिए मेरे पास में एक प्लेट है और प्लेट में मुझे लाइन खींचना है, तो प्लेट को स्टील रूल के साथ में 30 डिग्री 45 डिग्री के बीच में रख के मैं लाइन खींचूंगा, मतलब झुकाव। मान लीजिए ये मेरा स्क्राइबर है और ये मेरा प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट के साथ में जो इसका एंगल बनना है वो 30 डिग्री से लेके टू 45 डिग्री तक बनना चाहिए। ठीक है, ये एंगल इसका एग्जैक्ट अगर आपको, ठीक है। इसके मटेरियल की बात करें, ये बहुत ही हार्डनेस हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हार्डनेस हाई
कार्बन स्टील का बना होता है। ये स्क्राइबर होता है। स्क्राइबर का सिंपल सा काम है कि किसी पार्ट पर, जॉब पर, या किसी मटेरियल की जो प्लेट है, चाहे आपकी वो माइल्ड स्टील हो गई, हाई कार्बन स्टील हो गई, या आपका कोई भी टाइप का मटेरियल हो गया, उस मटेरियल पर ये पतली रेखाएं खींचने के लिए काम आता है। ठीक है, स्क्राइबर। और स्क्राइब का यूज जो करना है आपको, स्टील स्केल के साथ में जब आप लाइन खींचेंगे तो 45 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में कोण होना चाहिए। मिनिमम 30 डिग्री और मैक्सिमम आपका 45 डिग्री पर आपको इसका एंगल रखना है, जैसा इसको चित्र में बताया। नेक्स्ट है डिवाइडर। डिवाइडर आपने चित्र में इस तरह से देखा होगा कि डिवाइडर होता है। ठीक है, डिवाइडर का काम क्या होता है? वृत्त बनाने का होता है, चाप बनाने का होता है, या समान दूरी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करने का कार्य ये डिवाइडर करता है। ठीक है, इसका उपयोग की अगर बात करें तो सर्किल बना सकता है, आर्क बना सकता है, इक्वल डिस्टेंस पे लाइन खींच सकता है, या किसी रेडियस को ट्रांसफर कर सकता है। मान लीजिए आपने एक सर्किल आपने यहाँ बनाया है, इसी सेम सर्किल को आपको यहाँ पे भी बना सकता है। ठीक है, रेडियस को ट्रांसफर करने का काम आता है, ये आपका डिवाइडर है। आप इस चित्र को देख सकते हैं कि ये आपका डिवाइडर है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑड लेग कैलिपर। ठीक है, ऑड लेग कैलिपर को हम जेनी कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वर्कशॉप के मतलब वर्कशॉप के जितने भी मार्किंग टूल है उसमें सबसे अहम रोल ये निभाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है। ठीक है, वर्क पीस के अगर मुझे कोई एज है, किनारा है, उसके समांतर अगर रेखा आपको खींचनी है तो किस तरह से खींच सकते हैं? देखिए, आप मैं यहाँ पे चित्र बनाने का प्रयास करता हूँ कि ये मान लीजिए मेरे पास में ये हाइट है और ये मेरे पास में कोई वर्क पीस है। ठीक है, ये मेरे पास में एक वर्क पीस है और इसके समांतर ये जो लाइन है, इसके समांतर मुझे एक रेखा यहाँ खींचनी है इस तरह से। तो इस टूल के द्वारा खींच सकते हैं। जो मार्किंग है, इस टूल के द्वारा यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज इसका होता है। ठीक है, तो इसमें जो ये ऑड लेग है, इसीलिए इसको ऑड लेग बोला जाता है। इसके ये पार्ट नेम यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये फिक्स पॉइंट बोला जाता है, ये बेंट आपका लेग बोला जाता है, ये लॉक नट है, एडजस्टेबल पॉइंट है, एडजस्ट किया जा सकता है, इसको ऊपर नीचे एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसका उपयोग आप एज मार्किंग कर सकते हैं, पैरेलल लाइन में कर सकते हैं, लेआउट वर्किंग में कर सकते हैं। पैरेलल लाइन बनाने के लिए ऑड लेग कैलिपर का उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य जो उपयोग है वो पैरेलल लाइन बनाने के लिए किया जाता है। जब भी आपको पैरेलल लाइन बनानी है तो आप ऑड लेग कैलिपर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेंटर पंच। देखिए, सेंटर पंच आपको इस तरह का टूल होता है। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं कि चित्र में आप किस तरह से सेंटर का काम किया जाए। तो जब आपको मान लीजिए ड्रिल करना है, और ड्रिल करने से आपको पहले होल करना पड़ेगा। ठीक है, ड्रिल करने से पहले आपको होल करना पड़ेगा, और होल को किस पॉइंट पे बनाना है, होल आपका किस पॉइंट पे बनेगा, इसके लिए आपको मार्किंग करनी पड़ेगी। और इस मार्किंग करने के लिए आपको सेंटर पंच का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस पॉइंट पर आपको ड्रिल को चलाना है। अगर ड्रिल को थोड़ा सा भी अगर पॉइंट मिल जाएगा तो ड्रिल एग्जैक्ट उसी जगह पे काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इसीलिए सेंटर पंच बनाया जाता है और सेंटर पंच के द्वारा पंच किया जाता है। ठीक है, इसके पार्ट की अगर बात करें, इसमें पार्ट देखिए कि हेड होता है, हेड आपका ये वाला पार्ट बोला जाता है। ठीक है, हेड आपका ये वाला, बॉडी आपका बीच वाला पार्ट बोला जाता है, ये आपका बॉडी बोला जाता है। ठीक है, नर्लिंग ग्रिप बनाई जाती है, ये आपकी नर्लिंग ग्रिप बनाई गई है कि जिससे इसको मजबूती से पकड़ा जा सके, है ना। पॉइंट जो होता है, ये पॉइंट आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना। ठीक, तो ये सेंटर पंच होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिक पंच। प्रिक पंच भी यही काम करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री रखा है। ये आपको याद रखना है कि इसका जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री रखा जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग हो गया, लेआउट पॉइंट करने के लिए किया जाता है, लाइट मार्किंग करना है वहां पे यूज किया जाता है, या फाइन रेफरेंस कोई मार्किंग करना है वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। प्रिक पंच दोनों का सिमिलर सा है, देखने में भी सिमिलर लगते हैं, सिर्फ जिसमें जो पॉइंट का एंगल है, पॉइंट के एंगल में अंतर होता है। वहां पे उसका 90 डिग्री होता है, यहाँ पे आपका 30 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री और 30 डिग्री, 30 डिग्री आपका प्रिक पंच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डॉट पंच। डॉट पंच भी आपको देखने में सिमिलर ही लगेंगे। डॉट पंच का उपयोग लेआउट लाइन को स्थायी रूप से बनाने के लिए किया जाता है। जो आपकी लेआउट लाइन है उसको स्थायी रूप से बनाया जाएगा, और इसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है।
डॉट पंच का एंगल आपसे जब भी पूछा जाएगा तो आप 60 डिग्री पूछेंगे। देखिए आपका सबसे पहले आपने कौन सा पढ़ा एंगल, 90 डिग्री का पढ़ा, फिर आपने 30 डिग्री पढ़ा, फिर आपने 60 डिग्री पढ़ा। ठीक है, तो इसका मतलब 90, 90 से नीचे 60, 60 से आपका 30। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले सेंटर पंच हो गया, सेंटर पंच के बाद में फिर आपका प्रिक पंच हो गया, प्रिक पंच होने के बाद में डॉट पंच हो गया। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसका उपयोग लेआउट लाइन को स्थायी करने के लिए और विजुअल रेफरेंस पॉइंट को बनाने के लिए या पॉइंट निशान करने के लिए। मान लीजिए एक मेरे पास में कोई प्लेट है, इस तरह की मेरे को प्लेट है और इस प्लेट में मुझे पॉइंटिंग करनी है, तो मैं डॉट पंच से कर सकता हूँ। ठीक है, डॉट पंच का ये कार्य होता है, मतलब लेआउट को स्थायी बनाना होता है। सिंपल सा काम है लेआउट को स्थायी बनाना। और दूसरा इसमें पॉइंट है कि इसका पॉइंट एंगल कितना होता है। नेक्स्ट है हमारा सरफेस गेज। सरफेस गेज को आप चित्र में कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। इसमें ये आपका एक स्क्राइबर होता है ये। ठीक है, स्क्राइबर का पॉइंट जो होता है, जब हम मान लीजिए इसका लेथ मशीन पे यूज कर रहे हैं और लेथ मशीन पे इसको हम सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम इसका जो स्क्राइबर है उसको सेट करेंगे। ठीक है, इसमें एक स्पेंडल है, आप ये जिसके ऊपर ये पूरा स्टैंड है, ये स्पेंडल है, ये हमारा बेस है। ठीक है, बेस होता है, ये रॉकर आर्म होते हैं, ये पूरा रॉकर आर्म है, ये फाइन एडजस्टमेंट है। ये वाला जो पार्ट है, ये आपका राउंड वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। इसको थोड़ा सा इस जो स्क्राइबर का जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर को थोड़ा सा ऊपर या नीचे करने के लिए इसको फाइन एडजस्टमेंट को घुमाया जाता है। तो ये थोड़ा सा ऊपर या नीचे होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हम इसको कर सकते हैं, फाइन एडजस्टमेंट इसको बोला जाता है। ठीक है, तो सरफेस गेज का जो उपयोग है वो सरफेस प्लेट पर हमको हाइट मार्किंग करने के लिए मैक्सिमम किया जाता है। ठीक है, आप सरफेस प्लेट पर रखेंगे और किसी की हाइट को मार्किंग करने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबसे पहले इसमें बेस होता है, अप राइट स्पेंडल होता है, स्क्राइबर होल्डर होता है, फिर स्क्राइबर होता है, फिर क्लैंप स्क्रू होता है। ये आप क्लैंप नट भी यहाँ पे देख सकते हैं, क्लैंप स्क्रू, क्लैंप नट। सरफेस प्लेट पर इसका बेस चलता है और स्क्राइबर एक निश्चित हाइट पर लाइन खींचता हुआ चलता है। ठीक है, जो बेस है वो हमारा किस पर चलेगा, सरफेस प्लेट पर चलेगा, और सरफेस प्लेट पर चलेगा। जो इसका स्क्राइबर जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो पहना पॉइंट है, ये पॉइंट एग्जैक्ट हाइट में, जिस हाइट में आपको चलना है उस हाइट के अकॉर्डिंग उस पर लाइन खींचता हुआ चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस गेज बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा बी ब्लॉक। आप चित्र में देख सकते हैं कि बी ब्लॉक इसमें दिखाई दे रहा है। ये जो ड्रिल है, ड्रिल आपको देख रहे होंगे, ये ड्रिल से इसमें होल किया जाएगा, लेकिन ये सिलेंड्रिकल पीस है, सिलेंड्रिकल पीस घूम सकता है, सिलेंड्रिकल पीस आपका घूम सकता है, इसीलिए इसमें बी ब्लॉक का यूज किया गया है। कि बी ब्लॉक क्या है कि इसको स्थिरता प्रदान करेगा। राउंड जॉब पे जब भी मार्किंग करेंगे तब हम बी ब्लॉक का उपयोग करते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके पार्ट की अगर बात करें तो इसमें बी ग्रुप होता है, बॉडी होता है, क्लैंप होता है, एक स्क्रू होता है। क्लियर, तो ये इसके पार्ट है। राउंड रॉड को बी ग्रुप में रखकर सेंटर लाइन मार्किंग की जा सकती है। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो भी हमारे मार्किंग टूल है उनकी हमको क्या क्या सेफ्टी करनी चाहिए। मार्किंग टूल की हमको सेफ्टी करनी चाहिए, ना तो वो समय से पहले ही खराब हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमको जितने भी मार्किंग टूल हैं उनकी हमको सेफ्टी भी जरूर करनी चाहिए। देखिए, किसी भी स्क्राइबर की नॉक टकराएगी तो क्या होगी, नॉक खराब हो जाएगी टकराने से। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें अच्छे से रखना चाहिए। डिवाइडर की जो शार्प पॉइंट है उसको सावधानी से में रखना चाहिए। पंच को केवल उपयुक्त हैमर का उपयोग करना चाहिए। पंच है, आपने पंच का यूज करना है और आप उसके लिए जो हैमर यूज होना चाहिए था वो ना यूज करके कोई दूसरा हैमर यूज कर लिया तो पंच खराब हो सकती है। सरफेस प्लेट पे भारी वस्तुओं को नहीं गिराना चाहिए। सरफेस प्लेट पर भारी वस्तु गिराएंगे तो उसका सरफेस जो है खराब हो जाएगा, है ना। मार्किंग करते समय वर्कपीस को स्थिर रखना चाहिए। जब भी मार्किंग करें तो वर्कपीस को स्थिर रख लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो मार्किंग है वो एग्जैक्ट और सही होगी। ठीक है, आपका जो देखने का जो आई प्रोजेक्शन है, ठीक है, उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी मार्किंग एकदम सटीक और सही आपकी मार्किंग होगी। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि मार्किंग टूलों को
क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और मार्किंग करते समय कौन कौन सी आपको सेफ्टी बरतनी चाहिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपका थोड़ा सा भी आपको पसंद आया, थोड़ा सा भी अगर आपको जानकारी लगा, आपके जीवन में कुछ भी इस वीडियो से आपको जानकारी मिली, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर इस तरह की वीडियो आती रहेंगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।